हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम टू अनदर एटम। मतलब एक एटम ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, किसी दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, नतीजतन क्या बना? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं वो कैटाइंस बना देगा और जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं वो एनाइन बना देगा। इस तरह से दो किस्म के स्पीशीज बन जाएंगे, कैटाइंस, एनाइंस, या हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। और उन आयंस के बीच में जब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, आप जानते हैं एक फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलम्बिक फोर्स, उस फोर्स को हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड का। तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है और आयनिक बॉन्ड की नेचर कैसे है ये हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the complete transference of electrons between atoms। ये तो मोड ऑफ फॉर्मेशन हो गया। अब इसकी कोई एग्जांपल हम ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है NaCl। NaCl में क्या होता है हम जानते हैं, इसमें Na पॉजिटिव कैटाइंस होते हैं और Cl नेगेटिव एनाइंस होते हैं, राइट। ये बने कैसे हैं? इसमें कौन सा रूल फॉलो हुआ है? ऑक्टेट रूल के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं एलिमेंट्स कंबाइन क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो यहाँ पर हम वो चीज़ देख सकते हैं। अगर हम सोडियम एटम की बात करें, सोडियम एटम में एटॉमिक नंबर 10 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8। सोडियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इस वजह से ये अनस्टेबल है या रिएक्टिव है। इस सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए तो क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव, जिसमें अब कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 2 8, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितने रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब अब कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या बन गई? 2 8। तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। क्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर 17 होता है, कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 7, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन कर लिया और गेन करने के बाद क्या बन गया? Cl नेगेटिव। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई? 2 8 और 8, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, अब 8 हो गए। तो क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। लेकिन अब सोडियम और क्लोरीन एटम्स नहीं रहे बल्कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बन गए, राइट। अब ये जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस हैं इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इनको आपस में बांध के रखेगी, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड की एक प्रॉपर डेफिनेशन हम देंगे। वो डेफिनेशन क्या होगी कि आयनिक बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक या एक कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच में? कैटाइंस और एनाइंस के बीच में, या अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में। So, definition of ionic bond.
ionic bond is defined as an electrostatic force of attraction between oppositely charged ions, that is cations and anions. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब आयनिक बॉन्ड भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, राइट। तो हेडिंग हम लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो 3 फैक्टर्स हैं जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। देयर आर 3 फैक्टर्स। पहला फैक्टर है आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और तीसरा फैक्टर है लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। अब ये 3 फैक्टर्स किस तरह से अफेक्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी की, जिसका दूसरा नाम आयनाइजेशन एनर्जी भी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द amount of energy required to remove the most loosely bound electron from a gaseous atom to form a gaseous cation। अब जैसे हम बात कर रहे थे सोडियम की, सोडियम एटम जब गैसियस स्टेट में हो और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, -1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव अगेन इन द गैसियस स्टेट। एक गैसियस आइसोलेटेड एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है? टू फॉर्म Na पॉजिटिव, दैट इज कैटाइन इन द गैसियस स्टेट, राइट। तो ये तो एक एटम की बात हो रही है, लेकिन बात होती है 1 मोल की। 1 मोल गैसियस एटम्स में से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके अगर हम 1 मोल गैसियस कैटाइंस बना दें, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब कितनी एनर्जी यहाँ पर खर्च होती है, उसको हम एक सिंबल देते हैं डेल्टा IH। कितनी एनर्जी खर्च होगी वो डिपेंड करेगा कि ये एटम कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी मान लीजिए हाई है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है एक एटम को, तब जाकर वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और तब जाकर वो कैटाइन बना रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट है। इसके मुकाबले में अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, मींस एटम आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो ज़्यादा फेवरेबल क्या है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड? ज़्यादा फेवरेबल ये है कि जिस कंडीशन में कैटाइन इजीली बन जाए। और कैटाइन इजीली कब बनेगा? when the energy required is low, right? Because मैंने पहले ही कहा लो एनर्जी रिक्वायर्ड मीन्स
द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ईजियर। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किस में है? एल्कली मेटल्स में। एल्कली मेटल्स जो पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप में फॉल करते हैं, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में लोवेस्ट है, मतलब उनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सबसे ज़्यादा आसान, मतलब कैटाइन बनाना सबसे आसान होगा। तो हम ऐसे कहेंगे कि लोअर द आयनाइजेशन एंथैल्पी इन एन एलिमेंट, ईजियर इज द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन्स, और मोर फेवरेबल इज द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, राइट। पीरियोडिक टेबल में अगर हम ग्रुप 1 से आगे बढ़ते हैं, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4 इस तरह से आगे चलते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होने लगती है। इसका मतलब कैटाइन का फॉर्मेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन फिर फेवरेबल नहीं रहेगी। सो दिस इज द फेवरेबल कंडीशन। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो आयनिक बॉन्ड्स या आयनिक कंपाउंड्स आप देखेंगे वो एल्कली मेटल्स में देखेंगे, राइट। इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात होगी, जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं डेल्टा EGH, या इसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। ज़्यादा बेटर टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी यूज़ किया जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? जब कोई गैसियस एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गैसियस एनाइन बनाता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्लोरीन एटम है गैसियस स्टेट में, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cl नेगेटिव बन गया अगेन इन द गैसियस स्टेट। तो इस एक इलेक्ट्रॉन गेन करने में कितनी एंथैल्पी चेंज हुई, मतलब इसने कितनी एनर्जी रिलीज की। जनरली जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है। एनर्जी रिलीज होने का मतलब है कि उस एटम ने उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई, डेल्टा EGH की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन याद रखिए थर्मोडायनेमिक्स के कन्वेंशंस के हिसाब से ये वैल्यू नेगेटिव में लिखी जाएगी। तो अगर कोई एटम स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मतलब उसकी हाई टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की और एनाइन बनाने की, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? हाई नेगेटिव वैल्यू। साइन उसका नेगेटिव दिया जाएगा बट वैल्यू हाई होगी, राइट। तो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करते हैं। क्यों इजीली गेन करते हैं? क्योंकि जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं इनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इसका मतलब इनकी बहुत हाई टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो टेंडेंसी ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो हम कैसे देखेंगे कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी एनाइन बनाने की, उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी आयनिक बॉन्ड बनाने की भी, राइट। सो हायर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हायर इज द टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। और ये पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, वो किस में पाई जाती है? हेलोजेंस में। अगर आप नोबल गैसेस में देखें, नोबल गैसेस में तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है, तो वो तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ग्रुप नंबर 17 में, हेलोजेंस में, मींस ग्रुप नंबर 17 में सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है, और उसके बाद अगर आप वहाँ से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो ये टेंडेंसी कम होती जाती है। तो इन दो फैक्टर्स की बेसिस पर अब आप देख लीजिए कि कौन से एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में जिनकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आयनिक बॉन्ड बनाने की। आयनाइजेशन एंथैल्पी के हिसाब से एल्कली मेटल्स और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के हिसाब से हेलोजेंस। मतलब एल्कली मेटल्स एक तरफ से रख लीजिए और दूसरी तरफ हेलोजेंस रख लीजिए, उनका कॉम्बिनेशन कीजिए तो मैक्सिमम चांस है कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, राइट। अब इसके बाद जो तीसरा फैक्टर, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है
लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। व्हाट इज लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी क्या होता है? जब गैशियस कैटाइंस और गैशियस एनाइंस बन चुके हैं, जो हमने यहाँ इन दोनों केसेस में बात की, यहाँ पर गैशियस कैटाइन बन गए, यहाँ पर गैशियस एनाइंस बन गए। अब वो गैशियस कैटाइंस और गैशियस एनाइंस जब एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे, तो उस अट्रैक्शन की वजह से उनके बीच में क्या बन जाएगा? एक आयनिक बॉन्ड बनेगा। और चूंकि ये अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होती है, अब वो गैशियस कैटाइंस और एनाइंस मिलकर जब उनका कॉम्बिनेशन हो जाता है तो एक सॉलिड क्रिस्टल बन जाता है, एक लैटिस बन जाता है। और एक मोल लैटिस जब बने, बहुत सारे कैटाइंस और एनाइंस के कॉम्बिनेशन से जब एक मोल लैटिस बनता है, उस प्रोसेस के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होगी, रिमेंबर रिलीज होगी, रिलीज क्यों होगी? क्योंकि कैटाइंस और एनाइंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है इट रिजल्ट्स इनटू द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी एक मोल क्रिस्टल के बनने में, कहाँ से? फ्रॉम द गैशियस कैटाइंस एंड गैशियस एनाइंस, वो जो एनर्जी होगी जो रिलीज हो जाएगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। It is the amount of energy released when 1 mole of an ionic crystal is formed by the combination of gaseous cations and anions, राइट। अब मान लीजिए कि कैटाइंस और एनाइंस के बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? हाई। जैसे मैंने पहले भी कहा था, थर्मोडायनेमिक्स के कन्वेंशन के हिसाब से उसकी वैल्यू के साथ जो साइन लगेगा दैट विल बी नेगेटिव, बट वैल्यू हाई होगी। तो हाई वैल्यू, हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि कैटाइंस और एनाइंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, इट मीन्स आयोनिक बॉन्ड भी स्ट्रांग है। तो एक अच्छा स्ट्रांग या स्टेबल आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाई या लो? इट शुड बी हाई नेगेटिव, नेगेटिव साइन के हिसाब से बता रहा हूँ। सो हायर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी, स्ट्रॉन्गर इज द आयोनिक बॉन्ड, तो ये फेवर करेगा। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स अब आप फिर से देख लीजिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी उतना ज़्यादा फेवर होगा आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी, नेगेटिव वैल्यू, उतना ज़्यादा फेवर होगा आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। और इसी तरह से लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू भी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फेवर होगा द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि लैटिस एंथैल्पी जो है किस पे डिपेंड करेगा? कैटाइंस और एनाइंस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा? सो द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। बेसिकली लैटिस एंथैल्पी डिपेंड करता है कैटाइन और एनाइन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी ज़्यादा है। सो इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। और वो फैक्टर्स क्या है? एक है चार्ज ऑन द आयंस, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उस बात पे डिपेंड करेगा। और दूसरा जो फैक्टर होगा दैट इज साइज ऑफ द आयंस, मतलब कैटाइंस और एनाइंस का साइज कितना है। यहां पर आप याद रखेंगे कि चार्ज जितना ज़्यादा होगा और साइज जितना छोटा होगा, लैटिस एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं
higher the charge, remember higher the charge means higher the magnitude of the charge, higher the charge and smaller the size of the ions, both cations and anions. जितना ज़्यादा चार्ज और जितना छोटा साइज, higher is the lattice enthalpy, और जितनी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी उतना स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनेगा। कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं। मान लीजिए हमें कहा जाता है सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच में कंपैरिजन कीजिए कि दोनों में से ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी किस में होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं NaCl में कैटाइन क्या है, Na पॉजिटिव, एनाइन क्या है, Cl नेगेटिव। मैग्नीशियम क्लोराइड में कैटाइन क्या है, Mg2 पॉजिटिव, और एनाइंस क्या है, Cl नेगेटिव 2 टाइम्स। अब एनाइन तो दोनों में सेम है, एनाइन दोनों में क्लोराइड है, बट कैटाइन का डिफरेंस है, एक जगह Na पॉजिटिव, दूसरी जगह Mg2 पॉजिटिव। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में से किसका चार्ज ज़्यादा है और किसका साइज छोटा है। तो जैसे आप पिछले चैप्टर में यूनिट नंबर 3 में आप पढ़ चुके हैं, एल्कली मेटल्स का साइज़ बड़ा होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का साइज़ छोटा होता है। तो साइज़ में हमने क्या देखना था, जिसका साइज़ स्मॉलर होगा। तो स्मॉलर साइज़ किसका है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का साइज़ स्मॉलर है। और दूसरी तरफ हमने क्या देखना है कि चार्ज किसका ज़्यादा है, तो मैग्नीशियम का ही चार्ज ज़्यादा है। हायर चार्ज एंड स्मॉलर साइज़, इसका मतलब है कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव जहाँ पर प्रेजेंट होगा वहाँ पर लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी। देयरफॉर मैग्नीशियम क्लोराइड की लैटिस एंथैल्पी सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा है। इट मीन्स मैग्नीशियम क्लोराइड में आयोनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है NaCl के मुकाबले में। सिमिलरली अगर हम सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड को कंपेयर करें, इन दोनों में भी आप देख सकते हैं कि एनाइन तो सेम है, कैटाइन डिफरेंट है, एक जगह सोडियम है, एक जगह पोटेशियम है, और सोडियम और पोटेशियम दोनों एक ही ग्रुप में है। सोडियम ऊपर है, पोटेशियम उससे नीचे आता है, और साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाता है। इन दोनों का चार्ज तो सेम है बट साइज डिफरेंट है। पोटेशियम का साइज बड़ा है और सोडियम का साइज स्मॉलर है। तो हमने क्या देखा था, स्मॉलर द साइज हायर इज द लैटिस एनर्जी। देयरफॉर इन दोनों में से सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू पोटेशियम क्लोराइड। आखिर पे थोड़ा सा और मैं ऐड करूँगा। आयोनिक बॉन्ड तो हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड सिंपली जिस कंपाउंड की फॉर्मेशन में आयोनिक बॉन्ड बना होगा उसको हम आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। मीन्स ए कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड, या दूसरा नाम इसका भी हम दे सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, राइट। और एक और टर्म जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोवैलेंसी। वैलेंसी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, द कंबाइनिंग टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी की। व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? हमने आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में क्या देखा था, हमने देखा कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और Na पॉजिटिव बनाया। मतलब आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए सोडियम का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह क्लोरीन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है टू फॉर्म Cl नेगेटिव। तो आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब सोडियम और क्लोरीन ने एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों लूज किया और एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों गेन किया? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यही रिक्वायरमेंट थी। अगर हम कैल्शियम में देखें, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ये देख लीजिए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और कॉन्फ़िगरेशन 2-8-8-2। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो अगर इसने ऑक्टेट पूरा करना है तो कैसे करेगा, बाय लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैल्शियम
2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्या बना देगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, तब जाकर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो हम कहेंगे कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, 2, राइट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट or gained by an atom during the formation of an ionic bond or electrovalent bond, right? तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम और टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।